नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, जो पशु परिचय भर्ती है पार्ट बी है उसकी निशुल्क क्लासों में आज अपनी 11वें नंबर की क्लास है और इसमें अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा पशुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां। तो साथियों, जो अपनी 10वें नंबर की क्लास में थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी रोग कौन से, उनसे बचाव कैसे होता है, और उसमें मैंने बताया था कि हम उसको पूरी की पूरी क्लास लेंगे जिसमें अपन ने जो पशु वाली बीमारी है उसको भी टॉपिक कवर कर लेंगे। तो लेकिन मैंने उसको शॉर्ट बना दिया ताकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो, और ये अपनी 11वें नंबर की क्लास में मैंने इसको ऐड कर दिया कि पशुओं में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वो आज इस क्लास में अपन कवर कर देंगे। तो जो अपने 10वें नंबर की क्लास थी जिसमें जो पशु के अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी रोगों के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, उससे बचाव, उसके रोकथाम के उपाय पढ़े और उसकी सामान्य जानकारी हमने देखी थी साथियों। तो एक बार सेशन को आप शेयर कर दे साथियों, जो भी तैयारी कर रहे हैं पशु परिचय भर्ती पार्ट बी की निशुल्क क्लासें हैं ये, एक बार शेयर कर दे वीडियो को। और अगर चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नेक्स्ट क्लास आपको टाइम से अपडेट मिल जाएगी कब क्लास होगी। फिर बात करें साथियों अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपने आज का अपना जो टॉपिक है वो है पशुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां, व्याधि, यानी उनके उपचार, उनके लक्षण, उनके बचाव, उनके रोकथाम, वो सारी की सारी बातें अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं साथियों। बात करें जीवाणु जनित रोग, पहला अपना जो टॉपिक आ रहा है, जो टॉपिक के अंतर्गत पहला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग। सिंपल सी बात करें अपन क्या कर सकते हैं कि पशुओं में जीवाणुओं से होने वाले रोग है ना, जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत जो मेन पॉइंट आ रहा है, यानी जो रोग है उसमें जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणु से होने वाले बैक्टीरिया है ना, से होने वाले जो रोग होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। और पहला रोग आ रहा है अपना एंथ्रेक्स। ठीक है, देखो मृदा जनित बीमारी है, ठीक है, मृदा से होने वाली बीमारी है। पहली बार रोग कारक बेसिलस एंथ्रेसिस इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ हमें उस रोग के कारक याद रख करने हैं। जैसे एंथ्रेक्स रोग है तो इसका रोग कारक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो रोग कारक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या है साथियों? बेसिलस एंथ्रेसिस है। बेसिलस एंथ्रेसिस हमें नाम बार बार याद करेंगे, हम बार बार याद करके बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस मृदा जनित रोग है। उपनाम इसको गिल्टी रोग कहते हैं, इसको तीली बुखार कहते हैं, इसको जहरी बुखार कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग एक मृदा जनित रोग है, बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। गिल्टी रोग कहते हैं, तीली बुखार कहते हैं, जहरी बुखार कहते हैं एंथ्रेक्स रोग को। गाय के अंदर होता है, भैंस के अंतर्गत होता है, भेड़ और बकरी, मुख्य रूप से जो पालतू पशु होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होता है। ये हमें याद रखना है किस किस के अंतर्गत होता है, गाय, भैंस, भेड़ व बकरी में होता है। ठीक है, उपनाम तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, उपनाम तो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है साथियों। एंथ्रेक्स रोग मृदा जनित रोग है, बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है, इसको गिल्टी रोग, तीली रोग या जहरी बुखार कहते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होता है, ये एंथ्रेक्स हो गया। अगर पशु को बुखार और तापमान है तो 105 डिग्री से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। उच्च बुखार है साथियों, फ़ारेनहाइट में दे रखा है, सेल्सियस में नहीं है, याद रखना है ना। सेल्सियस में इतने तापमान पे तो पशु जल जाएगा। फ़ारेनहाइट में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है एफ है साथियों 100, कितना है 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, यानी उच्च बुखार होगा। इस स्थिति में अब उस पशु को दिया जाता है। तो ये हो गया विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग में पहला रोग हमने देखा साथियों वो है एंथ्रेक्स रोग, मृदा जनित रोग है। ठीक है, मृदा जनित रोग है, बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है, गिल्टी रोग कहते हैं, तीली बुखार कहते हैं, जहरी बुखार कहते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होता है और पशु का तापमान 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है अगर ये बुखार हो जाता है तो। ठीक है, इसके बाद जो आ रहा है साथी, इसके बाद है वो तापमान देख लिया हमने, लक्षणों की बात कर लेते हैं अपन कि इनके लक्षण क्या क्या रहेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। एंथ्रेक्स रोग का नाम गिल्टी रोग है, इसको जहरी बुखार भी कहते हैं, और जो तापमान रहता है वो कितना रहता है, तो तापमान हमने देखा साथियों
105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट उच्च बुखार की स्थिति में। अब ये तो हो गया उस रोग के नाम हो गए, ठीक है? मृदा जनित रोग हैं, तो वो हमने देखा। अब बात करते हैं लक्षण। प्राकृतिक छिद्रों जैसे नाक है, कान है, गुदा है, वो योनि से रक्त आना, ये इसका लक्षण है साथियों। ठीक है? प्राकृतिक छिद्रों के माध्यम से जैसे नाक, कान, गुदा, वो योनि से रक्त आना, ठीक है? एंथ्रेक्स रोग है, क्या है? भेड़, बकरी, भैंस और गाय, जो पालतू पशु नॉर्मली जो लोग पालते हैं उनमें होता है प्रथम टीका। ठीक है? प्रथम टीका है वो प्रति वर्ष जून महीने में लगाते हैं, लेकिन 6 से 8 मंथ उम्र होनी चाहिए। जिसे गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी चारों में होता है। लेकिन जो अपन पहला टीका लगाते हैं वो जून महीने में लगाएंगे, लेकिन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए वो होती है साथियों 6 से 8 मंथ होनी चाहिए, प्रति वर्ष होनी चाहिए। तिल्ली स्लिप में सूजन, स्प्लीन में सूजन आ जाती है, ठीक है? और क्या नहीं, तो ये हो गया जो तिल्ली स्प्लीन है उसमें सूजन आ जाती है इसके अंतर्गत। और क्या क्या हो सकता है? पोस्टमार्टम नहीं करते, ठीक है? पोस्टमार्टम नहीं होता है जब ये अगर मर जाए इस कारण। तो उपचार देख लेते हैं। देखो साथियों, एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूं। एंथ्रेक्स रोग के अंतर्गत अपन देखो, हम जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत एंथ्रेक्स रोग पढ़ रहे थे साथियों। एंथ्रेक्स रोग के अंतर्गत थोड़ी सी स्लाइड छोटी करके सारे के सारे पॉइंट अपन एक साथ कवर करते हैं यहाँ से। जिस तरह से एंथ्रेक्स रोग में हम देख रहे थे जीवाणु जनित रोग, तो मृदा जनित रोग है ये हमने देखा, बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। गिल्टी रोग कहते हैं, तीली बुखार कहते हैं और जहरी बुखार कहते हैं। इसके बाद गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में होता है। इसके बाद हमने देखा तापमान देखा 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर प्राकृतिक लक्षण के अंतर्गत हमने देखा साथियों, लक्षण के अंतर्गत हमने देखा कि जो प्राकृतिक छिद्र हैं, प्राकृतिक छिद्र की बात करें जैसे नाक, कान है, गुदा है, योनि, उनसे रक्त आना है, ठीक है? प्रथम जो टीका है इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। प्रथम जो टीका है वो जून महीने में लगते हैं, प्रतिवर्ष जून माह में लगाते हैं, लेकिन पशु की उम्र होनी चाहिए 6 से 8 मंथ की। फिर तिली स्प्लीन में सूजन आ जाती है, और इस रोग से अगर कोई पशु मर जाता है, क्या नहीं किया जाता है? पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट रह सकता है ये, ठीक है? इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस रोग के द्वारा, किस रोग के जनित से या किस रोग के माध्यम से अगर कोई पशु मर जाता है पोस्टमार्टम नहीं होता है? पोस्टमार्टम नहीं होता है एंथ्रेक्स डिजीज में। किसमें? एंथ्रेक्स डिजीज में, एंथ्रेक्स बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, किस रोग में थे तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। एंथ्रेक्स रोग में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। उपचार की बातें कर लेते हैं कि अब उसका उपचार किस किस से हो सकता है, ठीक है? देखो, दवाइयों के नाम दे रखे हैं उपचार, इसके बाद उपचार जो आ रहा है उसके देख ले। देखो, 1 सल्फोडिमाइन, ये है सल्फाडिमिडीन दवाई है, ठीक है? तो 10 ml अंतःशिर शीशा, ठीक है? इसके बाद बात करें टाइसिन है और डेक्सोना है, और वो 3 ml अंतःपेशी। ये अंतःशिशा और ये अंतःपेशी, ये एक्चुअल में दवाइयों के नाम हैं साथियों। मैं आपको बताऊं, दवाइयों के नाम बहुत ही कम पूछे जाएंगे, क्योंकि दवाइयों के इतने अटपटे नाम होते हैं, बहुत ही कम। हमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जा सकता है, देखो, उपचार के अंतर्गत दवाइयों के नाम बहुत ही रेयर केस में पूछे जाएंगे हमें। देखो, एक तो किससे होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस किन पशुओं में होता है वो पूछ सकता है, उसके लक्षण पूछ सकता है और उनके टीके पूछ सकता है। किससे होता है, किन पशुओं में होता है, उनके लक्षण और उनके टीके हमें पूछ सकता है। लेकिन उपचार के अंतर्गत इस प्रकार की दवाइयों के नाम, देखो, सल्फाडिमिडीन है, इसके बाद बात करें डेक्सोन है, टाइसिन है, तो इस प्रकार के जो उपचार के अंतर्गत दवाई है उनको कम ही पूछेगा, फिर भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं बचाव। प्रति वर्ष जून माह में एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रति वर्ष जून महीने में एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगती है साथियों। उस समय पशु की उम्र 6 से 8 माह होनी चाहिए। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होने वाला रोग है, और
पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग है। बचाव में यही याद कर देना है, प्रतिवर्ष जून माह में एक टीका लगाया जाता है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगाया जाता है, लगाया जाएगा जून महीने में। उस समय जो पशु है उसकी उम्र कितनी रहेगी? फिर से लिख देता हूँ, 6 से 8 महीने। कितने? 6 से 8 महीने रहेगी। जून महीने में लगाएंगे। पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है एंथ्रेक्स रोग में। तो जीवाणु जनित रोग में पहला रोग हमने पढ़ लिया साथियों। इसके बाद है साथियों फड़किया रोग। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने दूसरा जो रोग है हमने, ये भी जीवाणु जनित रोग है। ये है फड़किया रोग। कौन सा रोग है साथियों? ये है फड़किया रोग के अंतर्गत बात करें। देखो, रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिजेंटेशन। ठीक है, देखो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिजेंटेशन, तो ये नाम ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नाम है। किससे होता है? ठीक है, ये रोग कारक बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसी वो पढ़ा हमने। ये है क्लोस्ट्रीडियम, ये क्लोस्ट्रीडियम फड़किया क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, फड़किया क्लोस्ट्रीडियम याद कर लो इस तरह, फड़किया रोग क्लोस्ट्रीडियम, फड़किया रोग क्लोस्ट्रीडियम। उपनाम इंपॉर्टेंट है, एंटेरोटॉक्सिमिया, और इसके बाद है ये है पोल्पी किडनी। तो इससे अच्छा हमें ये रोग कारक याद रखना है। ठीक है, रोग कारक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। ये रोग कारक जो नाम लिखवाया मैंने, क्लोस्ट्रीडियम, फड़किया क्लोस्ट्रीडियम, ये नाम इंपॉर्टेंट है। किन पशुओं में होता है? ये बड़े पशुओं में कम होता है। ठीक है, भेड़ और बकरी के अंतर्गत, ये हमें याद रखना है। किन पशुओं में होता है? हमारे स्टार पॉइंट रहेगा ये। तो किन किन पशुओं में होता है एंथ्रेक्स रोग? भैंस, भेड़, बकरी, गाय में, 4 में। जबकि फड़किया रोग भेड़ और बकरी में होता है। भेड़ और बकरी में फड़किया रोग होता है। भेड़ और बकरी में फड़किया रोग होता है। लक्षण, सांस लेने में दिक्कत। लक्षणों को हम पढ़ते हैं, पहले वापस देख लेते हैं। फड़किया रोग जीवाणु जनित रोग है, फड़किया रोग। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम फड़किया, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिजेंशन फड़किया रोग का कारक है। उपनाम एंटेरोटॉक्सिमिया। ठीक है, तो उपनाम तो ठीक है, लेकिन देखो उपनाम इस टाइप के नाम है तो कम पूछेगा, लेकिन लंगड़ी बुखार है उसका नाम, जहरी बुखार है, तिल्ली बुखार है, वो ज्यादा पूछ सकता है। यहाँ मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा हूँ। ये क्लोस्ट्रीडियम फड़किया इंपॉर्टेंट रहेगा। पशु तो इंपॉर्टेंट रहेगा। किन पशुओं में होता है? भेड़, बकरी, फड़किया, भेड़, बकरी, फड़किया। लक्षणों को देख लेते हैं साथियों। लक्षण है सांस लेने में दिक्कत। देखो सारे के सारे लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण है सांस लेने में दिक्कत होगी। पशु द्वारा दांतों को किटकिटाना होगा। ठीक है, पेट में आफरा व पाचन तंत्र में विष फैल जाएगा। खूनी दस्त के साथ साथ पशु की मृत्यु हो जाएगी। आंखों से आंसू, मुंह से झाग आ जाएंगे। तो काफी खतरनाक बीमारी है साथियों। ठीक है, क्योंकि खूनी दस्तों के साथ में पशु की मृत्यु होना। ठीक है, देखो सांस लेने में दिक्कत होगी, पशु सांस नहीं ले पाएगा ठीक से, यानी कहीं ना कहीं श्वसन जो तंत्र है वो उसके प्रभावित हो रहा है। फिर पशुओं के दांत में दंतकटी बैठ जाना, बिल्कुल दांत यूं कट होना। ठीक है, पशु द्वारा दांतों को किटाना। ठीक है, पशुओं के दांत बचते हैं ठंड में, जैसे अगर दांत होते हैं, अगर आपने कहीं देखा हो तो। ठीक है, तो पशु द्वारा दंतकटी बैठना, दांत यूं कट होना। पशु में आफरा, पाचन तंत्र में विष फैलना। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका पाचन तंत्र खराब हो रहा है। खूनी दस्त लग रहे हैं, उसके साथ पशु की मृत्यु भी हो जाती है लक्षण में। और आंखों से जो आंसू आ रहे हैं और मुंह से झाग आ रहे हैं। तो इस प्रकार के देखो लक्षण देख लो। ये जो आपका फड़किया रोग है, देखो रोग कौन सा है? रोग हम पढ़ रहे हैं फड़किया, क्लोस्ट्रीडियम से हो रहा है। लक्षण इसके बड़े खतरनाक है। ठीक है, लक्षण इसके बड़े खतरनाक है। देखो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पशु द्वारा दांतों का किटकिटाना, पाचन तंत्रों में जहर फैल जा रहा है, खूनी दस्त हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मुंह से झाग आ रहे हैं और अंत में पशु की मृत्यु हो जाती है। यह फड़किया रोग के लक्षण किससे हैं? फड़किया रोग के लक्षण हैं। ठीक है, अब इसके उपचार देख लेते हैं। ईटी के, यहां बात करें ईटी के 5 स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो यहां से देखें स्ट्रेन, तो स्ट्रेन ए, स्ट्रेन बी, स्ट्रेन सी, स्ट्रेन डी और ई, 5 स्ट्रेन होते हैं। सबसे ये जो फड़किया रोग होता है ना,
उसके 5 स्ट्रेन होते हैं, जैसे ए बी सी डी, तो सबसे कम घातक होता है डी वाला, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको पूछ सकता है सबसे कम घातक स्ट्रेन। तो ईटी के जो 5 स्ट्रेन होते हैं, जो आपके फड़किया रोग है इसके अंदर के 5 स्ट्रेन होंगे, उसमें सबसे कम घातक कौन सा है? तो जो साथियों सबसे कम घातक वाला है वो कौन सा है? तो डी स्ट्रेन है। कौन सा है? सबसे कम घातक कौन सा है? सबसे कम घातक वाला है वो डी रहेगा। कौन सा? ईटी के 5 स्ट्रेन ए बी सी डी, सबसे कम घातक डी वाला है। उपचार वही डेक्सोना 3 ml, डाइसाइक्लोमिन 3 ml, न्यूरोबिन 3 ml है, फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 3 ml है, एंट्रोटेक्सीमिया वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन हमें याद करना है। वैक्सीन तो साथियों हमें याद करनी ही है। एंट्रोटेक्सीमिया वैक्सीन इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं ये देखो उपचार के लिए डेक्सोना उसमें भी थी, इसमें भी है, नॉर्मल है। डाइसाइक्लोमिन, न्यूरोबिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये जो है, लेकिन यहाँ पे हमें जो दे रखा है कि एंट्रोटॉक्सिमिया वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये उपचार के लिए सारी वैक्सीनें हैं, कुछ मेडिसिन हैं जिसमें हमें एक तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एक तो ये याद कर लेनी है, और एक ये, दोनों को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एक तो हमें ये देखनी है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इससे ज़्यादा ये जो वैक्सीन लगा है एंट्रोटेट्रोमैक्सिमिया वैक्सीन। तो ये उपचार के अंदर कुछ नाम हमें याद करने हैं, सारे के सारे नाम तो याद नहीं होंगे साथियों, अगर याद भी करने जाए तो इतनी सारी बीमारियां भी अपन पढ़ेंगे, सारी सारी बीमारियां, हर किसी के रोग। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर से बता रहा हूं, रोग का नाम, तो रोग कारक है, वो रोग कारक हमें याद रखना है। जिस तरह फड़किया क्लोस्ट्रीडियम, फड़किया क्लोस्ट्रीडियम, एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसी, बैसिलस एंथ्रेसी। ठीक है, किन पशुओं में एंथ्रेक्स होता है? भैंस, भेड़, बकरी और गाय में, 4 में। जबकि फड़किया भेड़ बकरी, भेड़ बकरी में, भेड़ बकरी में फड़किया होता है। ठीक है, क्या होता है? लक्षण याद कर लेने हैं, तो वो देख लेना है। ठीक है, बचाव जो देखना है हमें। उपचार के अंदर कुछ दवाइयाँ याद रहे तो ठीक है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, 5 स्ट्रेन होता है, डी होता है सबसे घातक होता है, सॉरी डी सबसे, डी है वो सबसे घातक है, सॉरी मैं कम घातक पता, डी सबसे घातक है, सॉरी सबसे घातक डी वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे घातक स्ट्रेन डी है, वो है। इतनी सारी दवाइयाँ हैं, सारी की सारी दवाइयाँ याद नहीं रहने वाली, कुछ है याद कर सकते हैं। जैसे ये वैक्सीन लग रही है तो एंट्रोटॉक्सिमिया वैक्सीन किस में लग रही है? तो फड़किया रोग में लग रही है। तो इस प्रकार हमने कुछ वैक्सीन है तो याद कर सकते हैं, बाकी सभी की सभी याद नहीं रहेगी। इसके बाद बात करें लंगड़ा बुखार। देखो अब लंगड़ा बुखार है तो उसका उपनाम हमें याद रखना है, जिसे बतीली लोग, जैसे एंथ्रेक्स के अंदर पढ़ा था हमने। ठीक है, जहरी बुखार है, तेली बुखार है, तो इस प्रकार के अदर नेम हमें याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए लंगड़ा बुखार हमें दे रखा है टॉपिक में साथियों, जो दे रखा है वो है आपका लंगड़ा बुखार। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो लंगड़ा बुखार के अंतर्गत बात करें अपनी, ये तीसरे नंबर की बीमारी हो जाएगी। देखो रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, सोवियाई है ना, देखो सोवियाई, तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई के कारण लंगड़ा बुखार। जो लंगड़ा बुखार होता है वो किसके कारण होता है? हर किसी को मैं यहाँ इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, हमें ये याद करना है। क्लोस्ट्रोडियम या क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रोडियम या क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, सोवियाई लंगड़ा बुखार, सोवियाई लंगड़ा बुखार। ठीक है, उपनाम देखो ब्लैक लाइट कहते हैं, जहरबाद कहते हैं, चोर चोरिया कहते हैं, और फड़ सूजन कहते हैं। इनके अदर नेम इंपॉर्टेंट हैं, उपनाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे ब्लैक लेग, ठीक है, जहरबाद, चोर चोरिया है, फड़ सूजन है, ये सभी लंगड़े बुखार के नाम हैं। जो लंगड़ा बुखार होता है उसके नाम है ब्लैक लेग है, जहरबाद, चोर चोरिया, फड़ सूजन लंगड़ा बुखार, फड़ सूजन लंगड़ा बुखार, ब्लैक। ठीक है, तापमान, ठीक है, एंथ्रेक्स के अंदर जो तापमान था, एंथ्रेक्स रोग में तापमान था वो 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जबकि लंगड़ा बुखार है वो 104 से 106 डिग्री है, तेज बुखार होगा। 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार होगा। अब ये तो होगी, अब बात करें तापमान, अब लक्षण होगी। फिर से लंगड़ा बुखार रोग कारक कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई इसका रोग कारक है। ठीक है,
लंगड़ा बुखार, क्लोस्ट्रोडियम या क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, ब्लैक लेग, जहरबाद, चूरिया और फड़ सूजन लंगड़े बुखार के उपनाम हैं। तापमान 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और इतना तापमान है इसका मतलब उच्च बुखार होगा। ये हो गया अपना लंगड़ा बुखार। अब इसके लक्षणों को देख लेते हैं, लक्षण इसके क्या-क्या आते हैं। देखो, आप देख पा रहे होंगे लक्षण। देखो लक्षणों में के अंदर देखें, गर्दन, कंधे और पैरों में सूजन आ जाना। कहीं मतलब बात करें तो शरीर के अंदर मोस्ट पार्ट में सूजन आ रही है, जैसे गर्दन हो गई, कंधे हो गए, पैरों हो गए, उनके अंदर क्या आ रही है सूजन, इसे तो फड़ सूजन कहते हैं। इसको लंगड़े बुखार को क्या कहते हैं, फड़ सूजन, सूजन आ जाना, फड़ सूजन लंगड़ा बुखार है। फड़ सूजन क्या, लंगड़ा। यानी पशु के गर्दन, कंधे, पैरों, शरीर पे अगर सूजन आ रहा है इसका मतलब लंगड़ा बुखार है। रक्त कोशिकाएं व मांसपेशियों में सड़न होना। फिर बात करें, ये पहला पॉइंट हो गया, ये अपना दूसरा हो गया। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें, रक्त से बदबू आना व काला द्रव का स्रवण हो जाना। ठीक है, पशु द्वारा लंगड़ा कर चलना, इसलिए तो इसको लंगड़ा बुखार कहते हैं। दूषित जल व चारे से फैलता है। ठीक है, होता किससे है, गंदा पानी पिला दो, दूषित जल पिला दो, या उसको चारा है वो भी खराब खिला दो, सड़ा हुआ चारा, तो उससे होता है। लक्षण, गर्दन वो, ठीक है, गर्दन, पैरों, कंधे में सूजन आना। सिंपल सी बात करें, अगर पशु के जो पैर हैं, गर्दन है, कंधे हैं या पीठ पे अगर सूजन आ रही है और पशु लंगड़ा कर चल रहा है, इसका मतलब लंगड़ा बुखार हुआ है। कौन सा हुआ, लंगड़ा बुखार। और सूजन हो गई तो फड़ सूजन, एक नाम तो ऐसा गया। और ब्लैक ब्लैक फग कहते हैं इसको। ठीक है, रक्त कोशिका मांसपेशियों में सड़न, रक्त से बदबू आ रही है, काला द्रव बहता है, पशु द्वारा लंगड़ा कर चलना, तो ये इसके लक्षण हो गए। होता किससे, तो दूषित जल और चारे से होता है। होता किससे है, तो होता है दूषित जल, होता है दूषित जल व चारे से फैलता है। ये दूषित जल और चारे से फैलता है, ये किससे होता है, ये वाला लक्षण रहेगा। तो ये हो गए लंगड़े बुखार के लक्षण। यही अपने देख लिया, गर्दन का सूजन आ जाना, रक्त कोशिका रक्त बदबू आना, लंगड़ा कर चलना, ये हो गए लंगड़े बुखार के। ठीक है, किससे होता है, दूषित जल और चारे से होता है। फिर बात करें उपचार में, साथियों उपचार के अंतर्गत देखिए, उपचार किससे करते हैं। ठीक है, और उपचार के अंतर्गत क्या क्या है मैंने बताया था। उपचार के अंतर्गत बार बार दवाइयों के नाम आएंगे, सभी की दवाइयाँ याद नहीं रहने वाली हैं, कुछ वैक्सीनें याद रह सकती हैं। वैक्सीन वाला शॉर्ट वीडियो भी करवाया है मैंने। ठीक है, तो देखें उपचार के अंतर्गत देखें तो जैसे पेडिनिसोलन है, पेनिसिलिन है, डेक्सोना है, फिर नीमोवेट है। तो ये सारी इतनी 15 ml लेनी है, 10 ml लेनी है, 10 ml लेनी है, 15 ml, इतनी सारी है। टीका, बस टीका हमें याद कर सकते हैं, जून महीने में टीका लगता है। ठीक है, एफएमडी देखो, एक तो बीक्यू का टीका, एचएस का टीका, ये वैक्सीन वाला टॉपिक मैंने करवाया है। ठीक है, आपको बीक्यू, एचएस और एफएमडी, ये खुरपका मुंहपका, एफएमडी वाली बीमारी कौन सी है, तो ये है आपका खुरपका मुंहपका। जो खुरपका मुंहपका में एफएमडी बीमारी में जो टीका लगता है वो है, एक है एचएस टीका और एक है बीक्यू टीका। तो 3 टीके लगते हैं लंगड़े बुखार में। कितने, 3 वैक्सीन लगेंगे। इन दवाइयों से ज्यादा टीके याद कर लो। फिर से बता रहा हूँ, उपचार में जो दवाइयाँ हैं वो कम काम आएंगी, मतलब कम याद रहेगी साथियों। इस प्रकार के नाम है, देखो प्रेडनिसोलन, पेनिसिलिन, डेक्सोना, नीमोवेट हैं। तो हर किसी में इतनी याद नहीं रहने वाली, बार बार कह रहा हूँ, हर किसी में इतनी याद नहीं रहने वाली। ठीक है, जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं एक आधा प्रश्न अपना पक्का लेके आएगा। वैक्सीन इंपॉर्टेंट रहेंगे। टीके 3 लगते हैं, जून महीना में लगाएंगे। एक तो कौन सा, बीक्यू का टीका, ये रहा, एक तो बीक्यू का टीका, एचएस का टीका और एफएफडी खुरपका मुंहपका बीमारी में जो टीका लगता है वो 3 टीके अपन लगा सकते हैं लंगड़े बुखार के अंदर। पशु लंगड़ा कर सकता है, खून आते हैं और फिर बदबूदार खून है। ठीक है, इस तरह से काला द्रव बहता रहता है। तो और तापमान भी शरीर का उच्च है तो वो लंगड़ा बुखार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसको फड़ सूजन कहते हैं क्योंकि शरीर के अधिकांश भागों में सूजन आ जाता है। अब नेक्स्ट है गलघोटू रोग। कौन सा साथियों, अब आप देख पा रहे होंगे, अब जो हम पढ़ेंगे वो है आपका गलघोटू रोग। अब जो पढ़ेंगे हम है वो है आपका गलघोटू रोग।
गलघोटू रोग के अंदर देख लेते हैं अपन रोग कारक। देखो अलग अलग में अलग अलग हो रहा है, जिस तरह गाय के अंदर, फिर बात करें भैंस में, और फिर बात करें भेड़ में। इसका मतलब रोग कारक गाय पास्चोरेला बोविसेप्टिका, ठीक है, क्या हो जाएगा पास्चोरेला बोविसेप्टिका। फिर बात करें पास्चोरेला बुबेलस सेप्टिका और पास्चोरेला ओवेसिका। देखो बोविसेप्टिका यानी बोवी गाय का नाम है, बुबेलस भैंस का नाम है, और ओविस भेड़ का नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है। पास्चोरेला 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 सेम है, सेप्टिका 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 सेम रहेगा, नाम याद रखना। गाय का बोवी है, भैंस का बुबेलस है, और भेड़ का ओविस है। इस तरह से याद कर सकते हो। गलघोटू रोग कारक तीनों में अलग अलग है। अगर देखो गाय के, देखो रोग कारक सेम है, लेकिन क्या चेंज आ रहा है उतना देखना। पास्चोरेला सेम है, जो जीवाणु है वो कौन सा पास्चोरेला पास्चोरेला पास्चोरेला। जीवाणु का सिंपल सा याद करने है पास्चोरेला। जीवाणु सेम है, मैं बता रहा हूं अलग, लेकिन जैसे गाय में हुआ तो पास्चोरेला बोवी याद करना, भैंस का बाद आ गया पास्चोरेला बुबेलस से, भेड़ में आ गया तो पास्चोरेला ओविस याद करना, सेप्टिका वर्ड आपको मिल जाएगा। गलघोटू रोग 3 में होता है, गाय भैंस भेड़, बकरी में नहीं हो, ठीक है, गाय भैंस भेड़, ठीक है। पास्चोरेला जीवाणु के कारण होता है, ये पास्चोरेला क्या है साथियों, ये पास्चोरेला जीवाणु क्या है, पास्चोरेला जीवाणु के कारण होता है। ये किससे होता है, पास्चोरेला जीवाणु के कारण। गाय की बात करें तो वो भी याद कर लेना है, बुबेलस यानी भैंस, और ओविस यानी भेड़ है, ठीक है। पास्चोरेला बोविसेप्टिका गाय में, पास्चोरेला बोविलस सेप्टिका भैंस में, पास्चोरेला ओविस भेड़ के अंदर। उपनाम, उपनाम वही सेप्टिका सेप्टिका हिमोरेगिस, ठीक है, हिमोर्जिक सेप्टिमिया है ना, हिमोर्जिक सेप्टिमिया, तो ये उसका उपनाम है गलघोटू रोग का। अब देखें उपनाम और क्या क्या है। देखो उपनाम और क्या क्या है, उपनाम इंपॉर्टेंट है। हेमोर्जिक सेप्टिमिया एक हो गया, दूसरा है नाभिका रोग, तीसरा है गुर्का रोग, चौथा है पास्चोरेला रोग, पांचवा है शिपिंग फीवर, छठा है स्ट्रोक यार्ड रोग, सातवां है हेमोर्जिक सेप्टिसीमी, है ना, सेप्टिसीमिया ये पहला, सेप्टिमिया पढ़ा था ना, सेप्टिसीमी या सेप्टिमिया रोग, तो ये इसके नाम हो गए, ठीक है। वापिस बता देते हैं, जो आपका गलघोटू रोग है क्या क्या नाम है। देखो अगर यहां से देखें तो ये एक हो जाएगा आपका नाभिक रोग, ठीक है, क्या हो जाएगा वापिस पढ़ लो। देखो नाभिक रोग, नाभिक रोग, नाभिक रोग कौन सा, गलघोटू रोग को नाभिक रोग कहते हैं। दूसरे की बात करें अपन, देखो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, वापिस नाम लिख लेते हैं अपन। देखो गलघोटू रोग के नाम, एक हो गया आपका नाभिक रोग, कौन सा नाभिक रोग, दूसरा है गुर्खा रोग, गुर्का रोग, ये दूसरा हो गया। पास्चोरेला जिस जीवाणु से होता है उसी का पास्चोरेला रोग, पास्चोरेला रोग ये गलघोटू का नाम है। शिपिंग फीवर, ठीक है, शिपिंग फीवर कहते हैं, शिपिंग फीवर कहेंगे। पांचवा स्ट्रोक यार्ड रोग, है ना, स्ट्रोक यार्ड रोग हो जाएगा। फिर छठा है हिमोरेजिक सेप्टिसीमी रोग। तो ये इसके 6 उपनाम हो गए। उपनाम महत्वपूर्ण है साथियों, उपनाम महत्वपूर्ण रहेंगे। लक्षण, तापमान वही तेज बुखार वाला, ठीक है, एवरेज आपको याद रखना है 104 से लेके 107 के बीच में तापमान देगा, ठीक है। तो 104 106 हो सकता है, कई जगह 105 से लेके 107 भी हो सकता है तेज बुखार फ़ारेनहाइट में। गले में भारी सूजन, श्वास लेने के दौरान गुर गुर की आवाज आती है, इसलिए तो इसको गुर्का रोग कहते हैं, बार बार भारी आवाज आना गले से। तो ये उपनाम तो हो गए साथियों। अब इसके कुछ लक्षणों को देख लेते हैं अपन, लक्षण और उपचार को। लक्षणों में मैंने ये तो बता दिया, तापमान तो उच्च रहेगा, सिंपल सी बात है, तेज बुखार का तापमान एवरेज रखेगा वो 104 से 107 के बीच में। कई जगह यहाँ ये तापमान देख सकता है, कई जगह 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दे सकता है, तो तापमान नॉर्मली हमें याद रखना है। गले में भारी सूजन आ जाती है, सांस लेने तकलीफ होती है, सांस लेने के दौरान घर घर की आवाज आती है, गुर गुर की, शरीर में अत्यधिक कंपन होता है, शरीर में अत्यधिक
कंपन होता है, ये गलघोटू रोग है साथियों। उपचार के अंतर्गत देखते हैं, देखो अगर किसी पशु का जो शरीर है वो कँप-कँपा रहा है, ठीक है, कंपन हो रहा है शरीर में, गले में सूजन आ गई है, उसको साँस लेने में तकलीफ हो रही है और जब वो आवाज़ कर रहा है तब भी उसको घर-घर की खर्राटे जैसे लोग रात में खर्राटा मारते इस तरह से घर-घर की आवाज़ आती है उसमें, तो इसका मतलब गलघोटू रोग हो गया है, गले में सूजन आ गई है। ठीक है, इतने 6-7 हमने नाम देखे हैं उसके, गुर्गा रोग कहते हैं, ठीक है? और तो ये 6-7 नाम हो गए इसके, फिर ये हमने लक्षण देख लिए। अब बात कर लेते हैं इसके उपचार की। उपचार में मैंने बार-बार बता रहे हैं कि उपचार के अंतर्गत सारी दवाइयों के नाम हैं, जैसे वही वापिस ये प्रेडिनोसोल नाम आ गया, निमोवेटिन, डेक्सोन नाम तो बार-बार आ रहा है, सल्फाटिनिन भी आ रहा है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी नाम आ रहे हैं। उपचार के अंदर तो दवाइयों के नाम बता रहा हूं, क्या टीके याद करने, क्या याद करने में, टीके याद करने हैं, टीकाकरण। प्रतिवर्ष महीना कौन सा है, मई और जून में HS टीका अभी पढ़ा हमने, HS का फुल फॉर्म, ठीक है, HS का फुल फॉर्म पढ़ा हमने, अभी पढ़ा। कौन सा सेप्टिसीमिया था, याद करो, अभी यहाँ लिखा था, देखो, हीमोरजिक सेप्टिसीमिया, ठीक है, अभी हमने ये नाम पढ़ा था, इस बीमारी का नाम है हीमोरजिक सेप्टिसीमिया, हीमोरेजिक सेप्टिसीमी या सेप्टिसीमिया कहते हैं। ये HS टीका है, कौन सा टीका है, HS टीका है, ठीक है, बैसिलस थुरिंजियस वाला, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेक्स वाला टीका। तो ये सारे टीके, हमें टीके याद करने हैं साथियों, ठीक है। आपको सिंपल सा पूछ लेगा कि HS का टीका प्रतिवर्ष किस महीने में लगता है, मई और जून माह में लगता है। किस बीमारी में लगता है, जिसका फुल फॉर्म पता होगा आपको कि गलघोटू रोग में होता है, ठीक है, इसका पूरा नाम ही तो सेप्टिसीमिया वाला है, तो ये गलघोटू रोग में, गलघोटू रोग में लगता है। तो HS टीका, कौन सा टीका, HS टीका याद करना है हमें। इसके बाद साथियों है थनैला रोग। कौन सा रोग आ रहा है, थनैला रोग आ रहा है, पढ़ेंगे थनैला रोग। कौन सा पढ़ेंगे अपन, थनैला रोगों को पढ़ेंगे। थनैला रोग, ये आ गया अपना थनैला रोग। देखो, रोग कारक बार बार इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं, रोग कारक तो याद करने हैं, उपनाम और टीका, तीन चीजें विशेष, और चौथी चीज किस पशु के अंतर्गत हो रहा है। देखो, स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्सिया जीवाणु के द्वारा, कवक माइकोप्लाज्मा, कवक बोले तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, दो चीजें याद रखना, एक और दो। स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकस, थनैला रोग, थनैला रोग किससे होता है, थनैला रोग होता है, उसका रोग कारक है कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो थनैला रोग होता है। कौन सा रोग होता है, थनैला रोग होता है। और दूसरा, माइकोप्लाज्मा कवक के द्वारा भी ये रोग हो सकता है। कौन सा, माइकोप्लाज्मा कवक के द्वारा भी थनैला रोग होता है। थनैला रोग के दो रोग कारक, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया और दूसरा है माइकोप्लाज्मा कवक है। उपनाम, मैस्टाइटिस रोग या गार्गेट रोग कहते हैं इसको, दो नाम है साथियों, मैस्टाइटिस या गार्गेट रोग, ये 1 और ये 2, ये दो इसके उपनाम हो गए, ठीक है। दोनों को अपन वापस देख लेते हैं एक बार। देखो, हम पढ़ रहे हैं थनैला रोग, तो थनैला रोग के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि ये जो थनैला रोग है ये स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया जीवाणु से होता है, ये पहला रोग कारक हो गया। दूसरा है जो माइकोप्लाज्मा कवक है, माइकोप्लाज्मा कवक के द्वारा भी ये थनैला रोग होता है। उपनाम है मैस्टाइटिस, क्या नाम है, मैस्टाइटिस इसका उपनाम है, इसको गार्गेट रोग भी कहते हैं, दो इसके उपनाम हैं साथियों। अब हम इसके लक्षणों को देखेंगे और लक्षणों को देखते हैं अपन कि कौन कौन से इसके लक्षण हैं और फिर हम उपचार को देखेंगे। जो थनैला रोग है उसके लक्षण देखें, साथ साथ में नोट भी करते रहे साथियों, ये सारे हैंड रिटन नोट्स से इंपॉर्टेंट नोट्स रहे आपके, लगभग मैं कह दूँ लगभग 80%
क्वेश्चन इस नोट्स में बैठ जाएंगे साथियों, 80 से ज़्यादा बैठ सकते हैं, लेकिन इतने तो आराम से। हाँ, और अगर आप एमसीक्यू सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर रखी है, तो आपको मैं बता दूं 100% है ना, 100% प्रश्न आपके सारे के सारे कवर करवा दूंगा मैं 100%। ठीक है, 80% प्रश्न, फिर से रिपीट करवा सकते हो, 80% प्रश्न तो इस नोट से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने एमसीक्यू देख लिया तो मैं बता रहा हूँ, एमसीक्यू वाली सीरीज और ये सारी निःशुल्क क्लासों को मिला के सारे प्रश्न आपके, लगभग सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे साथियों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बाहर जाए। जिसे बात करें अपन यहाँ पे, जो आपका रोग है उसमें सामान्य लक्षण कौन सा हो जाएगा, एक तो दूध आना बंद हो जाएगा, फिर अयन या थन में सूजन व थन हल्के कठोर गर्म हो जाते, थनेला है, थनेला में अगर बीमारी होगी तो दूध आना बंद हो जाएगा। तो जो थन है, स्तन है, जैसे भेड़ बकरी गाय, उनके अंदर की बात करें तो जो बकरी है, गाय है, भैंस है, तो उनके जो थन है उनमें थनेला के अंतर्गत सूजन आ जाएगी, दूध में रक्त या मवाद उपस्थित होगा। ठीक है, तो दूध में हल्का रेड रेड कलर का हल्का रक्त आना, और मवाद यानी बिल्कुल जिससे दूध नहीं होता है, एक दूध टाइप का, मतलब हल्का अ, मवाद जैसा, मतलब पदार्थ होता है हल्का हल्का गाढ़ा सफेद कलर का, तो वो आ सकता है। बीमारी में दूध का उपयोग नहीं करें। ठीक है, अगर ऐसी बीमारी है तो उस पशु के दूध का उपयोग नहीं करना है। थन में गांठे, फाइब्रोसिस, थन में गांठें बढ़ जाती हैं, तो ये इसके लक्षण हैं। अब अपनी लैंग्वेज में याद करें, अगर किसी पशु के जो थनेला है, थन है, उसमें अगर गांठें पड़ गई हैं, ठीक, इसका मतलब थनेला रोग हो सकता है। अगर जो थन है वो सूजन आ गई है, वो गर्म है, ठीक है, तो उसमें थनेला रोग है। अगर दूध निकाल रहे हैं तो दूध के साथ में हल्का हल्का रक्त आ रहा है और मवाद जैसा पदार्थ निकल रहा है उससे, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें थनेला रोग है। और दूध आना बिल्कुल ही बंद हो जाए और थनेला में थन सूजन आ जाए तो वो थनेला रोग है। तो ये इसके लक्षण है साथियों, ये हमें सारे के सारे हमने लक्षणों को देखा। अब हम इसके उपचार को देख लेते हैं, और उपचार को देखने से पहले एक बार मैं वापस रिवाइज कर लेता हूं। थनेला रोग है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलिक्सिया जीवाणु के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा कवक के द्वारा भी थनेला रोग होता है। मेस्टाइटिस या गार्गेट रोग कहते हैं, दूध आना बंद हो जाता है। ठीक है, जो थन और स्तन होते हैं वो थनेला, सूजन आ जाती है, गर्म हो जाते हैं, दूध में रक्त आना चालू हो जाता है और थनों में गांठें पड़ जाती है, और ऐसे बीमारी हो जाती है, उस दूध का उपयोग नहीं करना है हमें। उपचार के अंतर्गत सारी दवाइयां वापस बार बार वही आ रही है। ठीक है, एविल है, एम्पिसिलिन है, टाइसिन है, मेलोनेक्सन है, मेस्टाइटिस ट्यूब है। तो ये उपचार के हैं। हमें ये याद रखना है, पशु के अयन पर ठंडे पानी या बर्फ से सेक करना चाहिए। अयन यानी थन। ठीक है, एक मिनट, इसको अपन वापस क्लोज कर लेते हैं। थन या थनेला, थनेला या थन या थनेला, फिर क्या करना है हमें, तो ठंडे पानी से या बर्फ से सेक करना है, ताकि अगर वो गर्म है, ठीक है, अगर सूजन आ गई वो धीरे धीरे सूजन कम पड़ जाए। ये एक सामान्य उपचार है, ये घरेलू उपचार है, एक सामान्य उपचार है, ये सबसे पहले करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे अगर आराम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें हॉस्पिटल जाके जो पशु चिकित्सक है उसके माध्यम से इसका इलाज करवाना चाहिए, उसको घर पे बुला के इलाज करवाना चाहिए, या इन प्रकार की दवाइयाँ जो हमें देगा उन दवाइयों का उपयोग करवाना चाहिए। ये होता है साथियों थनेला रोग। साथियों एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, अगर आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है साथियों, कि हाँ ये नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, कि सारे के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है, याद हो रहा है, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथियों। देखो अब देख लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस रोग है ना, ट्यूबरक्लोसिस रोग की बात कर लेते हैं। टीबी रोग, सिंपल सी बात है ना, ट्यूबरक्लोसिस रोग का मतलब है टीबी रोग की बात कर रहे हैं अपन, टीबी रोग है ना, ट्यूबरक्लोसिस टीबी रोग। माइक्रोबैक्टीरियम बोवेसी, अगर अलग देखो, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है टीबी रोग, ठीक है, किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है, लेकिन अलग अलग है। जिस तरह से यहाँ अपन सारी चीजें एक साथ देख लेते हैं, तो ये है आपका टीबी रोग। तो रोग कारक जैसे गाय और भैंस में होता है, तो
माइक्रोबैक्टीरियम बोविसी, ठीक है, मुर्गियों में होता है तो माइक्रोबैक्टीरियम एवियम, क्या बोलेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम। यहाँ देख पा रहे हैं रोग कारक, देखो गाय, भैंस और मुर्गी तीन में होगा, देखो गाय में हो रहा है, भैंस में हो रहा है, मुर्गियों में। मैंने आपको बताया था, देखो माइक्रोबैक्टीरियम तो जो मुख्य बैक्टीरिया है वो फिक्स है इसका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं अपन। एक बार वापस देख लेते हैं, देखो तो बीमारी का नाम है अपना ट्यूबरकुलोसिस, यानी अपन टीबी की बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो रोग कारक है जिसमें बात करें गाय और भैंस, गाय और भैंस, ठीक है, तो बोवी, ठीक है, बोवी कहते हैं, और ये बुबेलिस है, बुबेलिस कहते हैं। गाय को अपन क्या बोलेंगे, बोवी, और इसको क्या बोलेंगे, बुबेलिस, बुबेलिस, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस यानी गाय की बात कर रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम बुबेलिस यानी भैंस की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें इनके नाम याद रखने हैं। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम तो हो गए, लेकिन एवियम आ गया, इसका मतलब मुर्गियों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मुर्गियों की। तीनों वापस देख लो, अगर आ गया माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, तो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस है वो गाय की बात कर रहा है, किसकी, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस गाय की। माइक्रोबैक्टीरियम बुबेलिस यानी भैंस की। माइक्रोबैक्टीरियम एवियम, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम यानी मुर्गियों की। किसकी बात कर रहा है, वो मुर्गियों की बात कर रहा है। तो ये हो गए ट्यूबरकुलोसिस रोग के रोग कारक, गाय में अलग, भैंस में अलग, मुर्गियों में अलग। माइक्रोबैक्टीरियम सेम रहेगा, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस गाय में, माइक्रोबैक्टीरियम बुबेलिस भैंस में, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम मुर्गियों में। फिर उपनाम, मोती रोग, क्षय रोग, ठीक है, पर्ल्स डिजीज, तो हमें यानी ये इसी का नाम है ना, पर्ल डिजीज, मोती रोग है ना, पर्ल डिजीज कहते हैं। क्षय रोग यानी टीबी रोग भाई, ट्यूबरकुलोसिस है ना, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस टीबी रोग होता है। देखो मोती रोग, पर्ल्स रोग यानी पर्ल रोग है ना, पर्ल यानी मोतिया, तो ये होगा क्षय रोग। ये उपनाम हो गए, तो मोती रोग एक याद कर सकते हैं, बाकी क्षय रोग आपको पता ही है। फिर बात करते हैं लक्षण, कि इसके लक्षण क्या क्या आ रहे हैं। लक्षणों को एक साथ देख लेते हैं अपन, थोड़ी सी स्लाइड छोटी कर लेते हैं और हम लक्षणों को देखते हैं। साथियों, पहला लक्षण बता रहा है कि श्वसन तंत्र में संक्रमण होना, ठीक है। दूसरा है पोल्ट्री फॉर्म में मल के माध्यम से यह बीमारी फैलती है, ये पहला हो गया। अगर उसका लक्षण कैसा है कि श्वसन तंत्र में संक्रमण हो जाता है, और दूसरा लक्षण यानी कहीं न कहीं पोल्ट्री फॉर्म के माध्यम से हो रही है। फिर बात करें, तीसरा लक्षण है इस बीमारी में लेगनहैंस जियांट कोशिकाएं बनती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक तो ये फेफड़ों में ट्यूबरकल जैसी गांठें बनने लगती है, गाय में वायु के माध्यम से यह बीमारी फैलती है, और पोल्ट्री फॉर्म में पाचन तंत्र की बीमारी है, ठीक है। तो हमें एक तो देखो 4, 5 और 6 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, श्वसन तंत्र में संक्रमण हो जाता है तो इसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस रोग है। पोल्ट्री फॉर्म में मल के माध्यम से जो बीमारी होती है मुर्गियों के अंतर्गत ये है, पोल्ट्री फॉर्म में यह पाचन तंत्र की बीमारी है। तो ये दूसरा पॉइंट और छठा पॉइंट एक मैच हो रहा है कि पोल्ट्री फॉर्म में मल के माध्यम से बीमारी फैलती है, पोल्ट्री फॉर्म में ये पाचन तंत्र की बीमारी है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इस बीमारी में लेगनहैंस जियांट कोशिका बनती है, फेफड़े में ट्यूबरकल जैसी गांठें बनती हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि फेफड़ों में अगर ट्यूबरकल जैसी गांठें बनती है तो कौन सा ट्यूबरकुलोसिस रोग है, कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस रोग। गाय में वायु के माध्यम से बीमारी फैलती है, तो गाय में अलग से फैल रही है गाय, देखो। तो पोल्ट्री फॉर्म में मुर्गियों में तो ये पाचन तंत्र की बीमारी है और मल खाने से हो रहा है, ठीक है, गंदा मल के माध्यम से वहां फैल रही है, और गाय में वायु के माध्यम से फैल रही है, और फेफड़ों में ट्यूबरकल गांठें, ट्यूबरकुलोसिस। इंपॉर्टेंट है इस बीमारी में ये वाला पॉइंट, लेगनहैंस जियांट कोशिकाएं बनती हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस रोग में लेगनहैंस जियांट कोशिकाएं बनती है। सिंपल सी बात है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, कोशिका बनती जा रही है, एक्चुअल में गांठें बन रही है, क्या बन रही है, ट्यूबरकल जैसी गांठें बन रही है। तो ये कोशिका जो इकट्ठी होगी वो गांठों के रूप में होगी ना। तो इस बीमारी में लेगरहैंस या लेगहैंस जियांट कोशिकाएं बनती है, वो गांठें ही बन रही है। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, लेगहैंस जियांट कोशिकाएं
किस रोग में बनती है, तो वो कौन से रोग में बनेगी, ट्यूबरकुलोसिस रोग में बनेगी साथियों। किस रोग में, ट्यूबर। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि पोल्ट्री फॉर्म में मल के माध्यम से जो बीमारी होती है, या पोल्ट्री फॉर्म में पाचन तंत्र के माध्यम से जो बीमारी, पाचन तंत्र की जो बीमारी है वो कौन सी है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है। और माइक्रोबैक्टीरियम एवियजम है ना, एवियम करके जो हो रहा था वो मुर्गियों में हो रहा था, बुबेलिस भैंस में और बोविस गाय के अंतर्गत। तो ये हो गया आपका ट्यूबरकुलोसिस वाला। अब इसके उपचार देख लेते हैं। ठीक है, उपचार के अंतर्गत है आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये दे रखा है। ठीक है, इतना गोल लेना है, इतनी बीमारी है, तो ये उपचार के अंतर्गत तो बार बार अलग अलग दवाइयों के नाम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट बीमारी को अपन पढ़ते हैं, ब्रेसिलोसिस रोग है ना। नेक्स्ट जो बीमारी आ रही है वो कौन सी है, ब्रूसेलोसिस रोग है ना, नेक्स्ट बीमारी है अपनी ब्रूसेलिसो रोग। वो नेक्स्ट है ब्रूसेलोसिस रोग है। अब ये रोग किस बीमारियों में, मतलब किसके अंतर्गत होता है वो देख लेते हैं अपन। देखो, रोग कारण गाय, भैंस, घोड़ी में ब्रूसेला एबोर्टस है ना, ब्रूसेला नाम देख लो, नाम मैं लिख भी लेता हूं वापिस, ब्रूसेला एबोर्टस है ना। अगर आधा ट बना देंगे अपन तो एबोर्टस, आधा र बना देते हैं, एबोर्टस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूसेला एबोर्टस। किससे होता है, ब्रूसेला एबोर्टस, ब्रूसेला एबोर्टस। लेकिन किस में, अगर गाय, भैंस और घोड़ी में हो रहा है ब्रूसेलिस रोग, तो ब्रूसेला एबोर्टस। ब्रूसेलोसिस रोग हुए हैं, देखो ब्रूसेलोसिस रोग है वो ब्रूसेला एबोर्टिस से हो रहा है। किससे हो रहा है, ब्रूसेलिस रोग ब्रूसेला एबोर्टिस से हो रहा है। गाय, भैंस, घोड़ी, भेड़ व बकरी ब्रूसेला मेलिस्टेनिसिस से हो रहा है। ठीक है, ये बकरी में, और भेड़ में हो रहा है ब्रूसेला ओविस से। सबका अलग अलग देखो, 1 2 3 4 एंड 5 अलग अलग नाम है, और ये 7 हो गया। एक नाम को देखो, इनकी देखो, ओविस है, ठीक है, या एविस है। इसके बाद बात करें अपन, ये रहा कैनिस है। तो कहीं ना कहीं ये इनके वैज्ञानिक नाम जुड़े हुए हैं पीछे। हमें तो याद रखना है कि ब्रूसेला, ब्रूसेलोसिस ब्रूसेला, ब्रूसेलोसिस रोग ब्रूसेला, तो याद रह जाएगा ब्रूसेला। अगर गाय, भैंस, घोड़ी ब्रूसेला एबोर्टस, एबोर्टस याद कर देना। भेड़ में ओविस है, बकरी में मेलिटेनिस है, मेलिटेनिसिस, मेलिटेनिसिस बकरी में। कुत्ते में कैनिस, कैनिस, कैनिस ब्रूसेला, कैनिस ब्रूसेला, कैनिस कुत्ते में। तो कहीं ना कहीं ब्रूसेला वर्ड हमें याद रखना है, ब्रूसेला, ब्रूसेला। ब्रूसेलोसिस रोग ब्रूसेला के कारण होता है। ओविस भेड़ में, या एविस एक्चुअल में आता है, एविस भेड़ में, ठीक है। मेलिटेनिसिस है बकरी में, कैनिस होता है वो कुत्ते में है, ठीक है। और एबोर्टस है, एबोर्टस है वो ब्रूसेला एबोर्टस गाय, भैंस, घोड़ी के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, अब इसके नाम देख लेते हैं। एबोर्सन कहते हैं, माल्ट फीवर कहते हैं साथियों। अब इसके अदर नेम देख लेते हैं। तो इसके जो नाम है वो एक तो है अबॉर्शन, अबॉर्शन, या ठीक है, अबॉर्शन नाम हो जाएगा। माल्टा फीवर नाम है, बैंक्स डिजीज नाम है, और कैंटेजियस नाम है, कैंटेजियस है ना, कैंटेजियस। तो एक नाम हो जाएगा अबॉर्शन, दूसरा है माल्टा फीवर, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है, माल्ट फीवर या माल्टा फीवर। फिर तीसरा है बैंक्स डिजीज बीमारी है, और ये बात करें तो चौथा है कैंटेजियस, कैंटेजियस। तो ये इस रोग के अदर नाम होंगे, अन्य नाम होंगे। लक्षण, अन्य नामों को अच्छे से वापस देख लेते हैं एक बार। देखो, अबॉर्शंस, माल्टा फीवर याद रख लेना, ठीक है, बैंक्स डिजीज है और कैटेंजियस। तो इनमें से ये नंबर 2 वाला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकता है, अदर नेम में इंपोर्टेंट नाम है। अब देख लेते हैं अपन कि इसके लक्षण क्या क्या आ रहे हैं। इनके लक्षण हमें देखने हैं अच्छे से। देखो, लक्षण बात करें, गर्भपात के समय चमड़े जैसा अपरा हो जाना, वृषणों में सूजन आना, और कशेरुकाओं में सूजन आ जाना, झाड़ों में तरल सूजन आना, ठीक है,
ये नाम है उसका वही। ठीक है, फिर बात करें ब्रुसेला जीवाणु। ठीक है, एरिथ्रल शर्करा के कारण अपरा में, ठीक है, अपरा में तेजी से वृद्धि करता है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये ब्रुसेला जो जीवाणु होता है, जीवाणु जनित रोग है, ये जो ब्रुसेला है वो एरिथ्रिल है ना, एरिथ्रिल जो शर्करा होती है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। इस शर्करा के कारण जो अपरा होता है, उस अपरा में तेजी से वृद्धि करता है। ये वाला पॉइंट हमने जो लक्षणों में, देखो गर्भपात के समय चमड़े जैसा अपरा हो जाना, वृषणों में सूजन आना, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ब्रुसेला जो जीवाणु है, ये जो ब्रुसेलोसिस रोग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो ये जो ब्रुसेला जो ब्रुसेलोसिस जो रोग है वो ब्रुसेला जीवाणु के कारण हो रहा है। कुत्ते में अलग हो रहा है, ठीक है, कैनी के अपन नाम जो जैसे कैनिस नाम जोड़ दिया था, फिर मुर्गियों में हो रहा है वो अलग है, भेड़ में अलग है, बकरी में अलग है, घोड़ी में अलग है। तो वो अपने लगभग 6 कुछ 4 5 या 6 अपन नाम देखे थे सारे के सारे। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ, इन नामों को देख लो। देखो किन किन रोग कारक में हो रहा था, जैसे गाय में, भैंस में और घोड़ी में। तो ब्रुसेला एर्बोटस कह रहे थे, ये भेड़ के अंतर्गत हो रहा था, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 नाम, कम से कम 6 नाम हमने देखे थे, ब्रुसेला कैनिस, मेल्टेनिस। ठीक है, तो ये सारे जो ब्रुसेलोसिस जीवाणु इसके कारण हो रहे हैं, यानी ब्रुसेलो जीवाणु। तो ये जो ब्रुसेला जो जीवाणु है वो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ये वाला, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें ये याद रखना है कि किस शर्करा के कारण ये वृद्धि करता रहता है शरीर में। उपचार, उपचार में मैंने आपको बताया था दवाइयाँ आ रही है, उससे अच्छा हमें क्या याद रखना है? टीकाकरण। क्या याद रखना है? टीकाकरण हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये है एक टीका, ब्रुसेला मिल्किंग टेस्ट, ब्रुसेला मिल्किंग टेस्ट, मिल्क किंग टेस्ट, मिल्किंग टेस्ट, एक ये हो गया। ठीक है, एक है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो गया, एक है स्टैंडर्ड एलिमिनेशन टेस्ट। ये 3 चीजें हैं। तो ये जो टेस्ट काम आ रहे हैं सारे ये टीके के करण के द्वारा। तो ये ब्रुसेला, ये चीज याद रखना आपको, ब्रुसेला मेकिंग टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ये नाम याद कर लेना सारे के सारे। तो ये हो गया साथियों ब्रुसेला रोग। कौन सा हो गया? ब्रुसेलोसिस रोग, जो कि ब्रुसेला जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण होता है साथियों? ब्रुसेला। फिर है टिटेनस रोग। कौन सा रोग आ गया साथियों? फिर अपन पढ़ेंगे टीटेनस रोग। कौन सा है आपका? टीटेनस रोग। कौन सा रहेगा? तो वो है आपका टीटेनस रोग, टीटेनस रोग। अब बात करें टीटेनस रोग के अंदर रोग कारक, क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, बड़ा फेमस नाम है, याद रहता है बच्चों को। टीटेनस रोग किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इस तरह रट लेते हैं अपन, टिटेनस रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण है। उपनाम, इसको धनुष टंकार रोग कहते हैं, जोना रोग कहते हैं, लोगजो कहते हैं, मोदा कहते हैं, लकड़ी जैसा घोड़ा कहते हैं। एक देखो, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, धनुष टंकार रोग और लोकड़जो या लोगजो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोगजो रोग। इसको लोगजो कहते हैं, लोगजो रोग कहते हैं। तो ये टिटेनस रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। फिर से रिपीट करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम रोग किसके कारण होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम जो रोग होता है, सॉरी टिटेनस रोग होता है, वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम रोग जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है वो टिटेनस रोग होता है। ठीक है, धनुष टंकार रोग, जोना रोग, लोकड़जो या लोकजो कहते हैं, मोधा लकड़ी जैसा घोड़ा, मोधा रोग लकड़ी जैसा घोड़ा, इसको धनुष टंकार रोग ज्यादा कहा जाता है। टिटेनस रोग को धनुष टंकार रोग कहते हैं, लोग जो नाम याद रखना। फिर बात करें इसके लक्षणों की। ठीक है, फिर इसके लक्षणों पे आ जाते हैं। इसके लक्षण कौन कौन से वो अपन देख लेते हैं। देखो, शरीर में अकड़न आ जाना, जबड़े की मांसपेशियों में जकड़न व सूजन आ जाना। देखो, शरीर में अकड़न है, शरीर के मांसपेशियों में जकड़न व सूजन है, काट के घोड़े जैसी स्थिति, वो कान खड़े रहते हैं। ठीक है, शरीर में घाव या कट लगने से रोग फैलता है, और घोड़े में थर्ड आईलिड का प्रोलिस होना या श्वसन तंत्र व मांसपेशियों में लकवा होना।
पैरालिसिस होना, ठीक है, प्रोलिस यानी पैरालिसिस होना। तो अपन बात करें लक्षणों के अंतर्गत हमें क्या ध्यान रखना है। अगर पशु में जकड़न हो रही है, ठीक है, शरीर में अकड़न हो रही है, मांसपेशियों में जकड़न हो गई है, बिल्कुल शरीर तंग हो रहा है, उसके कान खड़े हो रहे हैं घोड़े जैसे, तो इसका मतलब ये कौन सा बुखार हो गया या कौन सी बीमारी होगी, ठीक है। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा, तो लोकजो। एक तो ये याद रख सकते हो, कौन सा, लोकजो, ठीक है। एक तो ये अदर नाम हो गया। फिर ये दूसरा नाम और बीमारी का कि लकड़ी जैसा घोड़ा, क्या कह सकते हैं, लकड़ी जैसा घोड़ा। तो ये इसके क्या हो गए लक्षण। अब लक्षणों को एक बार वापस देख लेते हैं और एक बार टिटेनस रोग को अपन वापस देख लेते हैं सबसे। देखो, अब बात करें टिटेनस रोग। रोग कारण है जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी रोग कारक है। किसका, टिटेनस रोग का। उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों, धनुष टंकार रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, धनुष टंकार रोग कहेंगे। देखो, धनुष टंकार रोग कह सकते हैं अपन इसको, धनुष टंकार रोग, जोना रोग, लोकजो, मोधा रोग, लकड़ी जैसा घोड़ा, यानी अकड़न हो जाती है, इसलिए शरीर में अकड़न होना, मांसपेशियों में सूजन और जकड़न आ जाना है, ठीक है। काट के घोड़े जैसी स्थिति हो जाना, कान खड़े हो जाना और शरीर की जो मांसपेशियों उनमें जकड़न आना, ठीक है। शरीर में अगर घाव है या शरीर कहीं कट जाता है, ये रोग ज्यादा फैलता है, ठीक है। शरीर में घाव या कट लगने से ये रोग ज्यादा फैलता है। इसके बाद जीवाणु, हाँ यहाँ देखिए ये पॉइंट, जीवाणु हीमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन, फाइब्रोनोलाइसिन विष उत्पन्न करते हैं, जिससे कंकाली मांसपेशियों में खिंचाव आता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। जो हमने लक्षण वाले पॉइंट पढ़े उनमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। हर किसी के 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इस लक्षण वाले पॉइंट में ये पॉइंट है, शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आना, शरीर में जकड़न होना, तनाव होना और पूरा शरीर बिल्कुल कड़ापन हो जाना, इस तरह से होता है, तो वो टिटेनस रोग या धनुष टंकार रोग है। कौन सा साथियों, तो वो है आपका टिटेनस रोग या धनुष टंकार रोग, जिसको लोकजो कहते हैं, लकड़ी जैसा घोड़ा कहते हैं, कान खड़े हो जाते हैं। जीवाणु कौन कौन से हैं, देखो, हीमोलाइसिन जीवाणु, फिर बात करें न्यूरोटॉक्सिन जीवाणु और फाइब्रिनोलाइसिन, ये विष उत्पन्न करे। जो जीवाणु होते हैं, एक तो ये हीमोलाइसिन है, न्यूरोटॉक्सिन है और फाइब्रिनोलाइसिन है। ये जहर नाम है 3। ये जो जीवाणु होता है ना, ये जीवाणु 1, 2 और 3 ये विष उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, विष उत्पन्न करते हैं, जिससे कंकाली पेशियों में खिंचाव आता है। तो हमें ये याद रखना, ये 3 नाम, हेमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन, फाइब्रोनोलाइसिन। उपचार पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो ये नाम दे रखा है हमें, टिटेनस का टीका, ये टीटी का टीका, टिटेनस का टीका, हमें तो ये याद रखना है बस। टिटेनस का टीका, टॉक्सिड या टीटी का टीका है ना, टॉक्सिड टीका है ना, टीटी का टीका, टीटी का टीका, टॉक्सिड टीका, हमें याद रखना है। ये हो गया साथियों टिटेनस रोग। कौन सा हो गया साथियों, टिटेनस रोग।